इवनिंग। पुनर्जन्म मिलने के बाद मैंने जानबूझकर अपनी उस सीईओ पत्नी से हर मुलाकात को टालना शुरू कर दिया। वो मेरे ऑफिस के बाहर मेरा इंतजार करने आई तो मैं उससे बचने के लिए चुपके से पिछले दरवाजे से खिसक गया। उसने उस शहर में अपना ट्रांसफर करवाने की मांग की जहाँ मैं काम कर रहा था, तो मैंने तुरंत और भी दूर जाने का अनुरोध कर दिया, एक बेहद खुफिया एरोस्पेस बेस प्रोजेक्ट में। क्योंकि अपने पिछले जीवन में हालांकि बचपन से ही हमारी सगाई हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए उसने शादी की तारीख को कई बार टाला। ये तब तक चलता रहा जब तक एक रात हम दोनों नशे में धुत नहीं हो गए और अनजाने में हमारे बीच शारीरिक संबंध नहीं बन गए। जियांग वानिंग को हमेशा यही लगता था कि मैंने उस रात की साजिश जानबूझकर रची थी, लेकिन दोनों परिवारों की इज्जत बचाने के लिए उसे मजबूरी में मुझसे शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जब भी मैं करीब आने की कोशिश करता, वो मुझसे ऐसे दूर भागती जैसे मैं कोई जहरीला सांप हूँ, और जब मैं सख्ती से उसे अपनी पत्नी होने का फर्ज निभाने को कहता तो वो सिर्फ एक रोबोट की तरह जवाब देती, जैसी आपकी आज्ञा। मुझे हर रात खुद को सम्मोहित करके सुलाना पड़ता था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं अत्यधिक तनाव के कारण अचानक वहीं दम तोड़ दूंगा, और जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली मेरे सामने बिस्तर अस्त व्यस्त था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक ठंडी बेरुखी भरी महिला की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने हमारे माता पिता को फोन कर दिया है, शादी 3 दिन बाद होगी, क्या अब तुम संतुष्ट हो? मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने जियांग वानिंग खड़ी थी। वो उस 50 साल की औरत जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जो मेरे मरने के समय थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक 20 साल की लड़की की ताजगी और खूबसूरती थी। मुझे अचानक सब समझ आ गया, मेरा पुनर्जन्म हुआ था। मैं उस रात में वापस लौट आया था, जियांग वानिंग और मेरी शादी से ठीक एक दिन पहले। जियांग वानिंग और मेरी शादी बचपन से ही परिवारों द्वारा तय कर दी गई थी, लेकिन जियांग वानिंग ने मुझे कभी पसंद नहीं किया। शादी सालों तक टलती रही, जिसकी वजह से मैं पूरे हाइचिन शहर की हंसी का पात्र बन गया था। फिर एक दिन जियांग वानिंग नशे में थी, मैं अचानक उससे टकरा गया और एक गलती के कारण हम सच में एक साथ सो गए। जियांग वानिंग को हमेशा यही लगा कि मैंने उस रात की योजना जानबूझकर बनाई थी, इसलिए वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगी। लेकिन जो हो गया सो हो गया, और यह बात सबको पता चल चुकी थी। उसके पास सगाई निभाने और मुझसे शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। शादी के बाद जियांग वानिंग का व्यवहार मेरे प्रति बेहद सर्द रहा, जबकि मैंने उसे प्यार करने में अपनी पूरी जान लगा दी। जब जियांग वानिंग की कंपनी को पैसों की कमी हुई तो मैंने उसे जियाओ परिवार की सारी संपत्ति सौंप दी। मैं घर में चलते हुए आवाज करने से भी डरता था। उसने कहा कि उसे ताजे फूल पसंद हैं, तो मैंने पूरे आंगन को एक खूबसूरत फूलों के बगीचे में बदल दिया। मैंने 10 सालों से भी ज्यादा समय तक इसी घुटन में जिंदगी बिताई, सिर्फ उसकी एक हल्की सी मुस्कान पाने के लिए, लेकिन वो भी कभी कभार ही मिलती थी। मैं सोचता था कि शायद उसका स्वभाव ही ऐसा रूखा है, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता थी। उसने अपना सारा प्यार किसी और को दे दिया था। यादें चींटियों के झुंड की तरह मेरे दिल को कुतरने लगी, जिससे असहनीय दर्द होने लगा। मैंने खुद को झकझोर कर इस दर्द से बाहर निकाला। मैंने अपने सामने खड़ी उस औरत की तरफ देखा। तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। हम सगाई तोड़ सकते हैं। जिंदगी का दूसरा मौका मिलने के बाद मैं अब अपना कीमती समय एक ऐसी औरत पर बर्बाद नहीं करूंगा जो मुझसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर जियांग वानिंग ने बस एक उपहास भरी मुस्कान दी। जियाओ यीचेन, क्या फिर से भाव खा रहे हो? मैं सन्न रह गया। जब मैं छोटा था तो जियांग वानिंग के प्यार में पागल था। मैंने गुस्से में कई बार सगाई तोड़ने की धमकी दी थी, लेकिन हर बार जियांग के माता पिता मुझे मना लेते थे। इसलिए जियांग वानिंग को अब विश्वास ही नहीं था कि मैं सच में ऐसा कुछ कर सकता हूँ। इस बार मैं सच कह रहा हूँ। मैंने समझाने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन जियांग वानिंग अपनी पुरानी आदत के अनुसार बिना पीछे मुड़े वहाँ से चली गई। उसने कभी मेरी एक बात नहीं सुनी थी। मुझे बेबसी महसूस हुई। ठीक है, अगर मुझे वैसे भी सगाई तोड़नी ही है तो मैं सीधे जियांग परिवार को बता दूंगा। इसके अलावा मेरे पास करने के लिए और भी बहुत कुछ अहम है। मैंने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। प्रोफेसर, मैं एरोस्पेस बेस पर उस नए फार्मास्यूटिकल दवाइयों से जुड़े प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहता था। क्या मैं अभी भी आवेदन कर सकता हूँ? फोन के दूसरी तरफ प्रोफेसर हैरान रह गए। बिल्कुल कर सकते हो, तुम ही वो रिसर्चर हो जिसकी उन्होंने खास तौर पर मांग की है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। एक बार जब तुम नॉर्थ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट चले जाओगे तो तुम्हें 3 साल तक वापस लौटने की इजाजत नहीं होगी। तुम किसी से संपर्क भी नहीं कर पाओगे। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? मैंने यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस में मेजर किया था, वो भी बेहतरीन ग्रेड्स के साथ। मेरी मास्टर थीसिस उस तकनीक पर आधारित थी जिसकी देश को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए ग्रेजुएशन करते ही मुझे एरोस्पेस बेस से ऑफर मिल गया था। यह मेरा सपना था। लेकिन पिछले जन्म में क्योंकि जियांग वानिंग ने शादी का प्रस्ताव रखा था, तो बहुत दिमागी कशमकश के बाद मैंने उसके साथ रहने के लिए अपने सपने की बलि चढ़ा दी थी। लेकिन इस जन्म में मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं जाना चाहता हूँ। प्रोफेसर बहुत खुश हुए। बहुत बढ़िया, लेकिन प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। हमें 5 दिनों में निकलना होगा। जल्दी से अपने परिवार को अलविदा कह दो। लेकिन मेरे पास अलविदा कहने के लिए कोई परिवार बचा ही नहीं था। उस साल जब मैं 18 साल का था, मेरे माता पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद जियाओ परिवार में सिर्फ मैं ही अकेला बच गया था। मैंने फोन काटा और जियांग वानिंग के माता पिता से संपर्क करके साफ शब्दों में अपनी सगाई तोड़ने का इरादा जता दी। उठने के बाद मैं सीधा नीलामी घर ऑक्शन हाउस की ओर निकल पड़ा। मेरी माँ जब जीवित थी तो वो एक बहुत ही मशहूर सिरेमिक आर्टिस्ट थी। उनके गुजर जाने के बाद से मैंने हमेशा उनकी कलाकृतियों को एक अनमोल याद के तौर पर सहेज कर रखा है। उन्हीं में से एक कलाकृति का नाम था लव, जिसे उन्होंने तब बनाया था जब मैं उनकी कोख में था। मैंने सालों तक इसे पागलों की तरह ढूंढा। खुशकिस्मती से नॉर्थ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने से ठीक पहले मुझे पता चला कि आज लव की नीलामी हो रही है। मैं नीलामी घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही मैं हैरान रह गया। जियांग वानिंग और सॉन्ग
सोंग जिनियन भी वहीं मौजूद थे। मुझे देखते ही जियांग वानिंग की आवाज में एक सर्द रूखापन आ गया। जियाओ यीचेन, अब तुम ये कौन सा नया खेल खेल रहे हो? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, जियांग वानिंग की खूबसूरत आंखों में चिढ़ और बेचैनी साफ झलकने लगी। तुमने मेरे माता पिता को फोन करके कहा कि तुम सगाई तोड़ना चाहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं था कि मैं अपना फैसला बदल लूंगी? निश्चिंत रहो, मैंने शादी के कार्ड पहले ही बांट दिए हैं। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे अब जाकर समझ आया। जियांग वानिंग और बाकी लोगों को अभी भी यकीन नहीं था कि मैं सच में सगाई तोड़ना चाहता हूँ। तुम गलत समझ रही हो, मैं सच में यही चाहता हूँ, मैंने कहना चाहा। लेकिन मेरी बात बीच में ही काटते हुए जियांग वानिंग ने फिर टोका, जियाओ यीचेन, हद पार मत करो। उसकी भावनाओं से खाली आंखों में देखकर अचानक मेरा कुछ भी बोलने का मन ही नहीं किया। ठीक है, आखिरकार जब 4 दिन बाद शादी के मंडप में उन्हें दूल्हा ही नहीं मिलेगा तो वे खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैं सच में सगाई तोड़ना चाहता था। जल्द ही नीलामी शुरू हो गई। जियांग वानिंग ने बेहद प्यार से पूछा, जिनियन, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है, अपनी आंटी को बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद लेगी। सोंग जिनियन ने घबराहट में अपनी शर्ट का किनारा मरोड़ा और धीरे से सिर हिलाया। आंटी, आपने मुझे पाला है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा एहसान है। यहाँ की हर चीज बहुत महंगी है, मैं इसके लायक नहीं हूँ। बकवास, जियांग वानिंग ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। हमारा जिनियन दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों का हकदार है। सोंग जिनियन की माँ जियांग वानिंग की कर्मचारी थी, जिसने 3 साल पहले जियांग वानिंग की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसके बाद जियांग वानिंग ने सोंग जिनियन को गोद ले लिया और उसे खुद को आंटी बुलाने को कहा। उस वक्त सोंग जिनियन बस 10 साल से थोड़ा बड़ा था और जियांग वानिंग लगभग 20 साल की थी। अब कई साल बीत चुके थे। उस वक्त का वो छोटा सा लड़का अब एक लंबा हैंडसम नौजवान बन चुका था। जियांग वानिंग की तरफ देखकर सोंग जिनियन को छुप छुप कर शर्माते हुए देख मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं कितना बेवकूफ था जो सोंग जिनियन के प्रति जियांग वानिंग के इस प्यार को कभी देख ही नहीं पाया। तभी नीलामकर्ता की आवाज गूंजी। अगली पेशकश है मशहूर सिरेमिक मास्टरपीस लव। मंच पर बर्फ सा सफेद एक सिरेमिक वास लाया गया जिसमें एक हथनी अपने बच्चे को गले लगाए हुए थी। सोंग जिनियन ने अचानक नजरें उठाई। जियांग वानिंग ने तुरंत इस बात को भांप लिया। क्या तुम्हें ये पसंद है? सोंग जिनियन शर्मा गया। हाँ, इसे देखकर मुझे मेरी स्वर्गीय माँ की याद आती है। उसी पल मैंने अपना पैडल नीलामी का बोर्ड ऊंचा उठाया। 1 करोड़ 10 मिलियन। मैंने अपनी माँ की आखिरी निशानी हासिल करने की ठान ली थी, इसलिए सीधे बाजार भाव से 2 गुनी कीमत लगा दी। लेकिन तभी मेरी उम्मीदों के उलट जियांग वानिंग ने भी अपना पैडल उठा दिया। 1.5 करोड़ 15 मिलियन। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। जियांग वानिंग के चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर था। जिनियन को ये पसंद है। मेरी आंखों में गुस्सा चमक उठा। यह मेरी माँ की आखिरी कलाकृति है। जियांग वानिंग एक पल के लिए सन्न रह गई। उसने तब जाकर कलाकार का नाम देखा। पैडल पकड़े हुए उसका हाथ अनजाने में नीचे होने लगा। लेकिन तभी उसके बगल में खड़े सोंग जिनियन ने अचानक रुंधे हुए गले से कहा, कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी मैं इतनी अच्छी चीजों के लायक कहाँ हूँ। जियांग वानिंग ने उसकी लाल होती आंखों को देखा। उसका दिल तड़प उठा। उसने तुरंत मुड़कर स्टाफ को आवाज दी, स्काई लालटेन जला दो, लाइट द स्काई लैंटर्न। मुझे ये सिरेमिक पीस हर हाल में चाहिए। स्काई लालटेन जलाने का मतलब था कि सामने वाला चाहे कितनी भी ऊंची बोली लगाए, जियांग वानिंग हमेशा उस पर और पैसे लगा देगी, यानी किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना। वो इसे जीतने के लिए अड़ चुकी थी। मेरा चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। जियांग वानिंग, मेरी आवाज कांप रही थी, क्या तुम्हारा ऐसा करना सच में जरूरी है? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। कृपया मेरी माँ की आखिरी निशानी मेरे लिए छोड़ दो। मेरी माँ जब जिंदा थी तो उन्होंने कई बार इस सिरेमिक पीस का जिक्र किया था। यही वो इकलौती चीज थी जिसे मैं सबसे ज्यादा वापस पाना चाहता था। लेकिन जियांग वानिंग टस से मस नहीं हुई। माफ करना, जिनियन को बहुत कम चीजें पसंद आती हैं। पैडल थामे मेरा हाथ निराशा से नीचे गिर गया। हालांकि मेरे माता पिता मेरे लिए एक बड़ी विरासत छोड़ गए थे, लेकिन मेरे पास मौजूद नकद पैसा जियांग वानिंग की दौलत के आगे कुछ भी नहीं था। आखिरकार मेरी माँ का प्यार सोंग जिनियन के हाथों में सौंप दिया गया। आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, मुझे ये बहुत पसंद आया। सोंग जिनियन ने उसे बेहद खुशी के साथ अपने हाथों में लिया, लेकिन अचानक उसके हाथों से वो छूट गया। छन, वह सिरेमिक कलाकृति जमीन पर गिरी और चकनाचूर हो गई। मेरी माँ की सबसे पसंदीदा कलाकृति आखिरकार बर्बाद हो गई। मैं खामोशी से उन टुकड़ों को समेटकर घर ले आया और उन्हें बहुत सावधानी से जोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने एक कच्चा सा आकार तैयार किया, एक नौकर मेरे पास आया। छोटे मालिक, युवा सोंग यहाँ आए हैं। वह विला के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक आप खुद बाहर आकर उन्हें माफ नहीं करेंगे वो खड़े नहीं होंगे। मैंने सिर उठाकर देखा भी नहीं। मैं उससे नहीं मिलूंगा। कुछ देर बाद बाहर जोरों की बारिश होने लगी। जियांग वानिंग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ रहा था जब वो तेज कदमों से जियाओ विला के अंदर घुसी। जियाओ यीचेन, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हो? ये औरत जो अक्सर इतनी ठंडी और आकर्षक दिखती थी, अब उसकी आंखों में धधकती हुई आग थी। जिनियन 1 घंटे से बाहर बारिश में घुटनों के बल बैठा है। बस बाहर जाकर उससे ये कहना कि तुमने उसे माफ कर दिया है। क्या ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? सिरेमिक के टुकड़ों को जोड़ते हुए मेरे हाथ रुक गए। वहाँ घुटनों पर बैठना उसका अपना फैसला है, मैंने एकदम ठंडे स्वर में कहा। उसने मेरी माँ की आखिरी निशानी को बर्बाद किया है। मैं उसे तसल्ली देने और माफ करने के लिए बाहर क्यों जाऊँ? जियांग वानिंग गुस्से से आग बबूला हो रही थी। तभी अचानक उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ अंदर आया। बुरी खबर है सीईओ जियांग, युवा सोंग बेहोश हो गए हैं। क्या? जियांग वानिंग का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा, जहाँ मैं अभी भी धीरे धीरे अपनी माँ की उस कलाकृति के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। गुस्से में उसका पारा 7वें आसमान पर था। उसने अपना हाथ जोर से झटके से मारा और मेरे
जोड़े हुए उन टुकड़ों को वापस जमीन पर बिखेर दिया। जियाओ यीचेन, तुम कितने पत्थर दिल हो। ये कड़वे शब्द मेरे मुंह पर मारते हुए वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से भाग गई, बारिश में भीगते हुए सॉन्ग जिनियन को बचाने के लिए। मैंने एक बार फिर जमीन पर फेंके गए उस सिरेमिक कलाकृति को देखा जो अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। मेरी आंखें लाल हो गईं। क्या मैं पत्थर दिल हूँ? इतने सालों तक मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागता रहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो बस एक बार प्यार से मेरी तरफ देख ले। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? पिछले जन्म में एक दर्दनाक मौत और इस जन्म में बेरुखी। असल में पत्थर दिल कौन है? मैं नीचे बैठा और जमीन से उन टुकड़ों को एक एक करके उठाने लगा जिन्हें अब कभी नहीं जोड़ा जा सकता था। जियांग वार्निंग, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहता, एक कतरा भी नहीं, अब और प्यार नहीं। सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला करने के बाद मैंने वो सब कुछ इकट्ठा किया जो जियांग वार्निंग ने मुझे इन सालों में दिया था। मैंने सारा सामान पैक किया और उसे वापस जियांग परिवार के पास भेज दिया। हालांकि कहने को तो ये जियांग वार्निंग के दिए हुए तोहफे थे, लेकिन असल में हर बार उसके माता पिता उस पर दबाव डालते थे और वो बस अपने असिस्टेंट को कुछ भी फालतू सा खरीद लाने को कह देती थी। इनमें बस एक ही चीज ऐसी थी जो सच में कीमती थी, जियांग परिवार का पुश्तैनी जेड पेंडेंट। ये बहुत अनमोल था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसे खुद जियांग वार्निंग को लौटाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ मेरा क्या इंतजार कर रहा है। सॉन्ग जिनियन के अस्पताल के कमरे के बाहर पहुँचते ही मुझे अंदर से सॉन्ग जिनियन की आवाज सुनाई दी। आंटी, मेरे साथ इतनी अच्छी मत बनिए, मुझे डर है कि कहीं मुझे आपकी इस मेहरबानी की आदत न पड़ जाए। बाद में जब आपकी शादी हो जाएगी तो मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगा। वार्ड के दरवाजे के पारदर्शी शीशे से मैंने जियांग वार्निंग को देखा। उसकी आंखों में बेइंतहा तरस था। उसने अनजाने में अपना हाथ उठाया जैसे वो खुद को रोक न पा रही हो और सॉन्ग जिनियन को गले लगाना चाहती हो, लेकिन फिर भी उसने खुद पर काबू रखा। उसका हाथ आखिरकार जिनियन के सिर पर जाकर रुका। उसकी आंखों में दबे हुए जज्बात थे। ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? अगर मेरी शादी हो भी गई तब भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी ही रहूंगी। सॉन्ग जिनियन की आंखों में चमक आ गई। लेकिन तभी उम्मीद के विपरीत जियांग वार्निंग ने आगे कहा, मैंने पहले ही कहा है तुम मुझे अपनी सगी आंटी मान सकते हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। सॉन्ग जिनियन की आंखों में निराशा की लहर दौड़ गई। उसने अपना सिर झुका लिया। सिर्फ एक आंटी? वह बुदबुदाया। लेकिन आंटी, आपकी शादी के बाद जल्द ही आपके अपने बच्चे होंगे। जब आपके अपने बच्चे होंगे तब मेरी क्या अहमियत रह जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। हैरानी की बात थी कि इस बार जियांग वार्निंग ने बिना कुछ सोचे तुरंत जवाब दिया, जियाओ यीचेन और मेरे कभी बच्चे नहीं होंगे। सॉन्ग जिनियन सन्न रह गया। क्यों? जियांग वार्निंग ने उसकी तरफ नीचे देखा। उसके चेहरे पर कई जटिल भावनाएं उभर आई थीं। मैंने जियाओ यीचेन से झूठ बोला है कि मेरे गर्भाशय यूट्रस में समस्या है, कि अगर मैंने बच्चे को जन्म दिया तो भारी ब्लीडिंग का बहुत बड़ा खतरा है और मेरी जान जा सकती है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे बच्चों के लिए मजबूर नहीं करेगा। हमारी शादी के बाद वो अपनी नसबंदी स्टेरिलाइजेशन करवा लेगा। वो आगे बोली, जिनियन, मैं हमेशा तुम्हारी आंटी रहूंगी। भविष्य में मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम होगी, इसलिए चिंता मत करो, ठीक है? सॉन्ग जिनियन की आंखें खुशी से लाल हो गईं। उसने खुद को जियांग वार्निंग की बाहों में सौंप दिया जबकि मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। मेरा चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। जियांग वार्निंग ने सचमुच मुझे यही बताया था कि उसके गर्भाशय में समस्या है और गर्भावस्था के कारण उसे भारी रक्तस्राव हो सकता है। मैंने कभी उसकी बातों पर शक नहीं किया था, इसलिए अपने पिछले जन्म में शादी के तुरंत बाद मैंने फौरन अपनी नसबंदी की सर्जरी करवा ली थी, ये सोचकर कि कहीं गलती से भी जियांग वार्निंग गर्भवती न हो जाए। मैंने उसकी इतनी सावधानी से हिफाजत की थी, उसे सिर आंखों पर बिठाया था, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये पूरा जीवन सिर्फ एक सफेद झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। मैं इस भयानक सच के झटके को बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरे कदम लड़खड़ा गए और मैं सुन्न होकर पीछे की तरफ। ठीक उसी समय जियांग वार्निंग का बॉडीगार्ड वहाँ से गुजरा। मुझे अस्पताल के कमरे के दरवाजे पर इस हाल में देखकर वो हैरान रह गया। मिस्टर जियाओ, मैंने जल्दी से वो जेड पेंडेंट उसके हाथ में थमा दिया। ये जियांग वार्निंग को दे देना। और फिर मैं बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला गया। आज मेरा जन्मदिन था। चूंकि मैं जल्द ही हमेशा के लिए दूर जाने वाला था, इसलिए हालांकि मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, फिर भी मैंने अपने दोस्तों के लिए एक शानदार बर्थडे पार्टी रखी। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जियांग वार्निंग भी सॉन्ग जिनियन के साथ वहाँ पहुँच जाएगी। ये रहा तुम्हारा तोहफा, जियांग वार्निंग ने बेहद ठंडे स्वर में कहा और अपने हाथ में रखा बॉक्स मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने बिना एक पल गंवाए उस बॉक्स को वापस उसकी तरफ बढ़ा दिया। पिछली बार मैंने बॉडीगार्ड के हाथों तुम्हें जो चीज भिजवाई थी, क्या वो तुम्हें नहीं मिली? अगर तुमने देखा होता कि मैंने जियांग परिवार की पुश्तैनी निशानी लौटा दी है तो तुम समझ जाती। मेरा तुमसे शादी करने का अब कोई इरादा नहीं है। जियांग वार्निंग ने त्योरियां चढ़ाई। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हें मुझे तोहफे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक पल के लिए उलझन में पड़ गया, फिर मुझे समझ आया। जियांग वार्निंग ने शायद उस पैकेट को देखा होगा और मान लिया होगा कि वो मेरी तरफ से कोई और तोहफा है, इसलिए उसने उसे खोलकर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मुझे अपने पिछले जीवन की याद आ गई। जब मैं जियांग वार्निंग का सामान समेट रहा था तो मुझे बेसमेंट का स्टोर रूम धूल से सने डिब्बों से भरा मिला था। वे सभी वो तोहफे थे जो मैंने उसे दिए थे। उसके 25वें जन्मदिन के लिए मैंने एक हफ्ता लगाकर अपने हाथों से एक नेकलेस तराशा था। जब वो 33 साल की उम्र में बीमार पड़ी थी तो मैं फोशान गया था और उसके लिए एक ताबीज मांगने के लिए 3 दिन और 3 रातों तक घुटनों के बल बैठा रहा। जब 40 साल की उम्र में उसे सिरदर्द होने लगा तो मैंने 1 साल तक पढ़ाई की ताकि मैं अपने हाथों से उसके लिए सुकून देने वाली अगरबत्ती बना सकूं। इतनी मेहनत और दिल से बनाए गए अनगिनत तोहफे बिना खोले ही स्टोर रूम में फेंक दिए गए थे। इसके उलट सॉन्ग जिनियन के दिए हुए कागज के सितारे, सस्ते कंगन, यहाँ तक कि एक छोटा सा स्टिकी नोट भी वो बहुत संभाल कर एक तिजोरी में रखती थी। मेरे होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। मेरा अब उसे कुछ भी समझा
सुलझाने का मन नहीं था। मैं बस मेहमानों का स्वागत करने चला गया। पार्टी के बीच में सॉन्ग जिनियन अचानक जियांग वॉनिंग के ऊपर गिर पड़ा। आंटी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। जियांग वॉनिंग का चेहरा पल भर में बदल गया। क्या तुम बीमार हो या तुमने कुछ गलत खा लिया है? मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाती हूँ। ये कहकर उसने सॉन्ग जिनियन को सहारा देकर उठाया और बिना किसी को कुछ बोलने का मौका दिए वहाँ से निकल गई। मैंने त्योरियां चढ़ाई। चूंकि मैं पार्टी का होस्ट था, अगर सॉन्ग जिनियन को कुछ भी होता तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आती। मैं जाने से पहले कोई मुसीबत नहीं चाहता था, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे गया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जियांग वॉनिंग की काली बेंटले ब्लैक बेंटली कार के पास पहुंचते ही मुझे अंदर से सॉन्ग जिनियन की हाफती हुई आवाज सुनाई दी। आंटी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे अंदर से बहुत अजीब और बेचैनी महसूस हो रही है। मेरा हाथ जो कार की खिड़की खटखटाने के लिए उठा था, हवा में ही रुक गया। मैं बाहर खड़ा होकर भी समझ सकता था कि कुछ बहुत गलत था। फिर जियांग वॉनिंग तो कार के अंदर ही थी। मैंने उसकी घबराई हुई आवाज सुनी। जिनियन, किसी ने तुम्हें कोई नशीली दवा ड्रग दी है। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले चलती हूँ। लेकिन कार में बैठे सॉन्ग जिनियन ने उसे कसकर पकड़ लिया। अब बहुत देर हो चुकी है आंटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज आंटी, प्लीज मुझे ये दे दीजिए। मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ। उस नौजवान की गहरी और मदहोश कर देने वाली आवाज उस औरत की सबसे संवेदनशील नसों को झकझोर रही थी। जियांग वॉनिंग, जो अब तक अपनी पूरी दिमागी ताकत लगाकर खुद को रोक रही थी, लड़के का ये इजहार सुनते ही उसका सारा संयम आखिरकार टूट गया। ठीक है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वो नौजवान पल भर में एक जंगली जानवर में बदल गया और उसने पूरी ताकत से उसे नीचे धकेल दिया। मैंने अपने सामने खड़ी उस कार को तेजी से हिलते हुए देखा। अंदर से जियांग वॉनिंग की ऐसी आवाजें आ रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। इतनी मदहोश, इतनी बेकाबू। मेरे होठों पर एक बेबस मुस्कान उभर आई। पिछले जन्म में जियांग वॉनिंग और मेरी शादी को 20 साल हो गए थे। हमारी करीबियों को उंगलियों पर गिना जा सकता था। बाद में तो महीने में एक बार का वो नजदीकी पल भी एक जन्मदिन का तोहफा होता था, जिसके लिए मैंने 35 साल की उम्र में उससे भीख मांगी थी। मैं हमेशा सोचता था कि जियांग वॉनिंग की इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आज कार में से आती उस आवाज को सुनकर मुझे समझ आ गया, उसकी दिलचस्पी तो थी, बस उसकी दिलचस्पी मुझ में नहीं थी। मैं वहाँ से पलट गया। शायद यही सबसे अच्छा है। इस जन्म में हर किसी को वही मिल रहा है जो वे सच में चाहते हैं। मैं पार्टी में वापस लौट आया। 2 घंटे बाद पार्टी खत्म होने वाली थी। मैं ऊपर लाउंज में गया और एक गिलास जूस पिया। मैं बस बैठकर थोड़ा आराम करने ही वाला था कि अचानक मेरे पेट के निचले हिस्से में गर्मी की एक तेज लहर दौड़ गई। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैं किसी को आवाज देने ही वाला था कि दरवाजे से एक ठंडी आवाज गूंजी। कैसा लग रहा है जियाओ यीचेन? ड्रग का असर बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है ना? मैंने झटके से सिर उठाया और देखा जियांग वॉनिंग दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे तुरंत समझ आ गया, उसने मेरे संतरे के जूस में नशीली दवा मिलाई थी। मेरा खून खौल उठा। जियांग वॉनिंग, तुम क्या चाहती हो? जियांग वॉनिंग ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ाए। ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो? तुमने जिनियन को ड्रग क्यों दिया? सिर्फ इसलिए कि उसने गलती से तुम्हारी माँ की वो निशानी तोड़ दी थी? तुमने उसे ड्रग दिया ताकि सबके सामने उसकी इज्जत नीलाम हो सके और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन वो तो सिर्फ एक बच्चा है। जियाओ यीचेन, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? मैं पूरी तरह सन्न रह गया। मैंने कब सॉन्ग जिनियन को ड्रग दिया? जियांग वॉनिंग ने ठंडी हंसी हंसी। इनकार मत करना, मैंने जिनियन से पूछ लिया है। उसने आज पूरे दिन में सिर्फ एक गिलास पानी पिया था, वो गिलास जो तुमने उसे दिया था। अगर तुमने नहीं किया तो और किसने किया? मुझे आज जाकर समझ आया कि अंधा पक्षपात किसे कहते हैं। सॉन्ग जिनियन के मुंह से निकला एक शब्द ही काफी था। जियांग वॉनिंग ने कुछ और पूछना भी जरूरी नहीं समझा। उसने मुझे पहले ही दोषी मानकर मेरी सजा मुकर्रर कर दी थी। पागलपन। मैंने एक ठंडी हंसी छोड़ी और एम्बुलेंस को फोन करने के लिए संघर्ष करते हुए अपना फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन जियांग वॉनिंग ने झपट कर मेरा फोन छीन लिया। जियांग वॉनिंग, तुम ये क्या कर रही हो? जियांग वॉनिंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा। यह दवा बहुत तेज है, एम्बुलेंस को फोन करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझसे भीख मांगो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। किस चीज की भीख? मुझसे भीख मांगो कि मैं इस ड्रग का असर कम करने में तुम्हारी मदद करूं। जाहिर है, जियांग वॉनिंग ने घमंड से कहा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम्हें घुटनों के बल बैठना होगा और जिनियन से माफी मांगनी होगी, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अविश्वास से जियांग वॉनिंग को घूरता रह गया। वो अभी अभी कार में सॉन्ग जिनियन के साथ रंगरलियां मना कर आई थी और अब वो मेरी मदद करना चाहती थी और वो मुझे घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने पर मजबूर कर रही थी। उस पल मुझे उससे जितनी घिन आई उतनी जिंदगी में कभी नहीं आई थी। जियांग वॉनिंग मेरे और करीब आ गई। जियाओ यीचेन, तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? क्या तुम सबसे ज्यादा यही नहीं चाहते थे? उसने बेरहमी से कहा। तुमने पहले भी मुझसे शादी करने के लिए ऐसी ही घटिया चालें चली थी। अब मैं बस तुमसे तुम्हारे पापों की माफी मंगवा रही हूँ। कोई दिक्कत है? आखिरकार मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने पूरी ताकत से उसे दूर धक्का दिया और मेज पर रखी वो कैंची सिजर्स अपने हाथ में उठा ली। हाथ में कैंची और आंखों में बेइंतहा नफरत। क्या जियाओ यीचेन खुद को इस नशीली दवा के असर से बचाने के लिए कोई खौफनाक कदम उठाएगा? क्या वो हमेशा के लिए जियांग वॉनिंग की जिंदगी से दूर जा पाएगा? जब जियांग वॉनिंग को सच्चाई पता चलेगी और जब वो देखेगी कि यीचेन सच में उसे छोड़कर जा चुका है, तब उसका क्या हाल होगा? क्या उसे अपने किए की सजा मिलेगी? कहानी का अगला और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपके हिसाब से यीचेन को अब क्या करना चाहिए? क्या उसे जियांग वॉनिंग से बदला लेना चाहिए या खामोशी से चले जाना चाहिए? लिखिए अपने जवाब कमेंट्स में। मिलते हैं इस कहानी के अगले और सबसे धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।